बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ अरमला हसन और मैं हूँ इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप ठीक ठाक हों, इतनी शदीद बारिशों के बाद आज के शो का आगाज़ करते हैं। और सुबह ही हमें इनफैक्ट कल रात से ही जो खबरें बारिश के हवाले से आ रही हैं वो बड़ी ही ख़तरनाक भी हैं, अफसोसनाक भी हैं। और जूं सूरत हाल हम देख रहे हैं वैसे वैसे हमें लग रहा है कि शायद हमें ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है। इस वक्त पाकिस्तान भर में तकरीबन पाकिस्तान भर में बारिशों का सिलसिला जारी है और कल तो तबाही मचा दी, 77 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो गए। बिल्कुल, और शहर कायद में जो बारिश से गर्मी का जोर तो टूट गया, लोगों के चेहरे भी जहाँ खिले, वहीं कई इदारों की नाहिली का पोल भी खुल गया और बहुत से इलाकों में बरसाती पानी जहमत बन गया। हम गुजर नाले का पानी घरों में दाखिल हो गया। नशेबी मकामात पे अगर हम बात करें तो पानी जमा होने से ट्रैफिक ऑब्वियसली इस पे बहुत इम्पैक्ट आया। शेरशाह, गरीबाबाद, लियाकताबाद, FC एरिया और चौरंगी के समेत कई जो मकामात हैं उन पर पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से ऑब्वियसली शहरियों को तो मुश्किलात का सामना करना पड़ा भी। लेकिन बलोचिस्तान में जिस तरह से इमरान का बारिशों से हलाकतों और तबाही का सिलसिला अभी भी जारी है। बलोचिस्तान के मशीर जो है दाखिला ज़िया लांगू का कहना है कि हालिया बारिशों से 39 अफराद जान से हाथ धो बैठे और 10 अफराद अभी तक लापता है। बिल्कुल, और ये वो उन जगहों से खबरें हैं जहाँ से मालूमात आ पाई हैं, जहाँ पे राब्ता नहीं हो पाया। अभी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं वहाँ का भी इल्म नहीं है कि वहाँ कितना नुकसान हुआ है। नदी नालों में तो गियानी है और इससे दर्जनों मवेशी भी बह गए हैं। हम बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं, कई मकानात गिर गए हैं। उधर हमने कल एक वीडियो देखी जो सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हुई। इसमें क्वेटा में मिलिट्री पुलिस के लांस नाइक साहब हैं जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर एक सैनिटरी वर्कर की जान बचाई। बारिश की वजह से ये सैनिटरी वर्कर जिनका नाम शहरोज़ मसीह बताया जाता है, उनको करंट लगा और इससे वो बिजली के पोल से चिमट गए थे। जो लांस नाइक इरशाद हैं उन्होंने बड़ी महारत से उनको पोल से खींचकर दूर कर दिया और उनकी जान बचाई। एक तो बीइंग अ मिलिट्री मैन उनका फ़र्ज तो था, लेकिन समटाइम्स आप अपने फ़र्ज से आगे जाकर अपनी किसी की जान बचाने के लिए BTV स्क्रीन पे चल रहे हैं और आप समटाइम्स अपनी ड्यूटी से हटकर आउट ऑफ द वे जाके जब किसी की हेल्प करते हैं तो यकीनी तौर पे ये एक दिस इज टू सर्व ह्यूमैनिटी और ये बहुत बड़ी बात है जो लांस नाइक साहब ने किया। सो हमारा ट्रिब्यूट है उनको दिस मॉर्निंग। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ और मान में रखे और ये रहमत की बारिशें ही साबित हो। अनफॉर्चुनेटली जहाँ हम दुआ करते हैं बारिश के लिए, उसके बाद ये जो सूरत हाल होती है इस पर अफसोस भी होता है, चाहे वो कराची हो, बलोचिस्तान हो, कोयटा हो, उन तमाम जगहों पे जो भी मुश्किलात में है, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात को हल करे। जनाब, शो में आगे बढ़ते हैं और अभी आपको बताते हैं आज की हेडलाइंस। बरसात का भीगा मौसम, सियासी दर्जे हरारत उरूज पर, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की वार्निंग पर हुकूमत का शदीद रद्द अमल। क्या करप्शन और लूटमार पर सवालात पूछना और तहकीकात कराना दीवार से लगाना है? वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इमरान खान से सवाल। बिलाखिर PTI को 5 मखसूस नशिस्तें मिल गईं। पंजाब की नंबर गेम दिलचस्प हो गई। नून लीग को अपनी हुकूमत बरकरार रखने के लिए 9, तहरीक इंसाफ को दोबारा हुकूमत बनाने के लिए 13 नशिस्तें दरकार। इमरान खान ने 17 जुलाई को 20 की 20 नशिस्तें जीतने का बड़ा दावा कर दिया। मुल्क में माहौलियाती बहरान ने भी सर उठा लिया। तबाहकुन मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा मुल्कों में पाकिस्तान दुनिया में 6ठे नंबर पर आ गया। ग्लोबल वार्मिंग का नुकसान भारत और बांग्लादेश से भी बढ़ गया। हालिया मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी, 77 अफराद जाँ बहक हो गए। ईद कुर्बा से पहले मवेशी मंडियों में फाइनल राउंड शुरू। जानवरों की खरीदारी में तेजी आ गई। बार्गेनिंग और भाव ताव के लिए तकरार। बदतरीन महंगाई में शहरियों को कुर्बानी जैसा मजहबी फरीजा अदा करने में शदीद मुश्किलात। सेगमेंट सफर शर्ट में देखिए हूपर गार्डन्स, जहां पाकिस्तान की बुलंद तरीन आबशार गिरती है। सिंध की लोगो लुकारा और थर की कोयल के नाम से शोहरत पाने वाली माई भागी की 36वीं बरसी आज मनाई जा रही है। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़ेंगे, अभी आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर। बरसात के भीगे मौसम में शायरी नहीं पढ़ रहा मैं, सियासी पारा हाय हो रहा है। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान सियासी तसादुम की सी सूरत हाल नजर आ रही है। वही हालात है जो कल थे।
कोई तब्दीली कोई नहीं। आपने शायराना आगाज खुश तो ऐसे ऐसे होगी किया। जैसे नहीं मैं तो तब्दीली ये आई। खुश हुई, मुझे तो पता ही था, लेकिन आपने जो शायराना अंदाज में इब्तिदा नहीं, की मैंने है कहा ना। जरा अलग सब लोग समझे कि शायद हम शायरी करें। खैर जी, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, संगीन इल्जामात भी लग रही है, भी शायरी है वैसे, और सवालात की बौछार भी की जा रही है, जारी है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की वार्निंग के बाद हुकूमती वज़रा और जो शख्सियात हैं उनका एक सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान ने तोशाखाने से 20 करोड़ की घड़ियां फरोख्त करके 80% रकम जेब में डाल ली, 50 अरब रुपए का गबन करवाकर 5 अरब की ज़मीन हासिल की। फराग गोगी की करप्शन और लूटमार सामने आ गई। क्या करप्शन पर सवाल पूछना और तहकीकात कराना दीवार से लगाना है? राना सनाउल्लाह साहब बहुत गुस्से में थे, सुनिए ज़रा क्या कहते हैं। कि जो हरासा किया जाना, तंग किया जाना, हमें तो बज़ाहिर जो है वो इस वक्त तक कोई ऐसी बात नजर नहीं आई। सिर्फ इनसे सवाल पूछे गए हैं, क्या आपके खिलाफ कोई झूठे मुकदमात कायम किए जा रहे हैं? क्या आपको कोट लखपत या अडयाला जेल में बंद कर दिया गया है? आपकी अद्वियात जो है वो बंद कर दी गई है? घर से खाने की सहूलत नहीं दी जा रही है आपको? यानी क्या तंगी आपको दी जा रही है? आपको शर्म आनी चाहिए ये बात करते हुए। आप 3.5-4 साल जो है अपने मुखालफीन के खिलाफ ये सारा कुछ करते रहे हैं, तो आपके साथ तो अभी इनमें से कुछ भी नहीं हुआ, तो आप कह रहे हैं कि जी मैं हरासा हो रहा हूँ, मुझे तंग किया जा रहा है, मुझे दीवार से लगाया जा रहा है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने भी पलट कर वार किया और इल्ज़ाम लगाया कि इम्पोर्टेड हुकूमत के सामने झुकाने के लिए मुल्क को फसातियत की तरफ हवाले किया जा रहा है। और दूसरी जानिब पंजाब की जो सियासी सूरत हाल है वो इंतहाई दिलचस्प हो गई है। इलेक्शन कमीशन ने PTI की 5 मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब नंबर जो है वो इंतहाई क्लोज हो गए हैं। हुकूमत 277 अरकान की हिमायत का दावा करी है, जबकि तहरीक इंसाफ और काफ लीग की नशिस्तों की तादाद 273 हो गई है। और गुज़िश्ता रोज साहिवाल में जलसे से खिताब करते हुए इमरान खान साहब ने हुकूमत को ललकारा, दावा किया कि 17 जुलाई को 20 में से 20 ज़िमनी इलेक्शन की जो नशिस्तें हैं वो जीतेंगे। हमजा सुन लो, अगर तुम समझते हो कि तुम ये अंपायरों को साथ मिला के मैच जीत जाओगे, इलेक्शन कमीशन जो बिल्कुल बेज़मीर, वो इलेक्शन कमीशन जो इनके साथ मिलके इन चोरों को, इन लोगों को जिताने की कोशिश कर रही है, मेरा चैलेंज है, उसके बावजूद हम तुम्हें इलेक्शन हराएंगे। इमरान खान साहब को आप सुन रहे थे कि वो क्या कह रहे थे। इस वक्त हमारे साथ समर अब्बास साहब मौजूद हैं, जो कि सीनियर तजियाकार है, एंकर है। उनसे ज़रा बात करते हैं और पूछते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं। समर, बहुत शुक्रिया और गुड मॉर्निंग आपको हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप कि ये जो हालिया बारिशें हैं और ख़राब सूरत हाल है, ये आपकी तबीयत पर असरअंदाज नहीं हुई होगी, लेकिन सियासी सूरत हाल बहरहाल बीइंग जर्नलिस्ट हमारी जो सेहत है उस पर ज़रूर असरअंदाज होती है। कैसे देख रहे हैं इस वक्त बयानात बराए बयानात? राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि करप्शन पर सवाल करना दीवार के साथ लगाना नहीं है। क्या वाकई हुकूमत इमरान खान साहब को दीवार के साथ लगा रही है, या ये वैसे ही सवालात है जैसे इमरान खान गवर्नमेंट पूछती रही है अपोजिशन से, उस वक्त की अपोजिशन से, राना सनाउल्लाह साहब से, जो वो इनसे पूछ रहे हैं? बहुत शुक्रिया इमरान, बहुत शुक्रिया अरुणा। बात यह है कि जो खान साहब का बयान आया कि मुझे दीवार के साथ ना लगाया जाए, तो हुकूमत के बारे में तो था ही नहीं। राना सनाउल्लाह साहब वैसे ही वजाहतें देने बैठ के, उनका इशारा तो किसी और तरफ था, तो वो किसी और तरफ कह रहे हैं कि मुझे दीवार के साथ ना लगाया जाए। वो किसी और तरफ एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, वफाकी वज़रा, पार्लियामेंटेरियंस, सरकारी अफसरान, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से फ़ारूक हसन आप सबको इस्लामाबाद की इस खुशगवार सुबह में खुश आमदीद कहता है। आज की इस तकरीब का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करेंगे और मैं दरख्वास्त करूँगा कारी आज़म कोहस्तानी साहब को। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमान।
इस वक्त ये तकरीब इसका बाकायदा आगाज़ हो गया है। ब्लू और ग्रीन लाइन बसेस, एक बस सर्विस जो है वो रवात से यकीनी तौर पे जो पिम्स हॉस्पिटल है वहाँ तक, एंड देन बाराकऊ से इस्लामाबाद के अंदर इसकी सर्विस का आगाज़ किया जा रहा है। मज़ीद डिटेल्स इसकी आना बाकी हैं, ताहम ये एक अच्छा आगाज़ है। इस हवाले से आपको बताते रहेंगे कि हुकूमत इस बारे में क्या करिए। समर माजरत, एज़ यू नो न्यूज़ अपडेट की जानिब हमें जाना पड़ा, लेकिन आप अपना जवाब वहीं से शुरू कीजिएगा। मुख्तसरन सवाल दोहरा देता हूँ, क्या वाकई इमरान खान साहब को दीवार से लगा रही है हुकूमत, या वही सवाल हैं जो इमरान खान साहब अपनी हुकूमत में उस वक्त की ओपोजिशन से करते आए हैं, वही सवाल अब उनसे हो रहे हैं? बिल्कुल इमरान, जिस तरह मैंने पहले बात की कि इमरान खान साहब का जो इशारा था वो किसी और की तरफ था, वो राना सनाउल्लाह साहब या उनकी गवर्नमेंट की तरफ बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा, तो उनकी वजाहत जहाँ पे मैंने करती थी, बिल्कुल भी खान साहब इशारा कर रहे, अंपायर जो कहते हैं, न्यूट्रल्स कहते हैं, वो उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो उन्हें कुछ रिलीफ दे। वो दीवार के साथ लगाने से मुराद ये है कि वो बिल्कुल ही खान साहब को हाथ नहीं पकड़ा रहे। स्ट्रेटजी खान साहब की ये थी शुरू से कि वो आगे इतना ज्यादा प्रेशराइज करें इदारों को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी और हमारी एस्टैब्लिशमेंट को भी, कि वो उनकी पिच पर आकर खेले, वो उनकी बातों को माने। लेकिन इतना ज्यादा प्रेशर डालने के बावजूद खान साहब की बात जो है वो नहीं मानी जा रही, और अब आके गवर्नमेंट जो है, जाहिर है वो अगर चाहे तो गवर्नमेंट को रोक सकते हैं। उन्होंने काफी हद तक रोके रखा भी गवर्नमेंट को कि किसी किस्म की गिरफ्तारियां ना की जाए, इस तरफ हालात को ना लेकर जाए जाए सियासी तलखी की तरफ। लेकिन अब गवर्नमेंट जो है वो उस तरफ जा रही है। जिस तरह से एक साथी की गिरफ्तारी, फिर हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी, ये बता रहा है कि आने वाले दिनों मजीद गिरफ्तारियां जो है वो शुरू होने जा रही है। और गवर्नमेंट जो है वो, उसके पास जो बयानिया है करप्शन का, वो मुझे इतना ज्यादा कोई सॉलिड या इतना वैलिड नजर नहीं आ रहा। क्योंकि जब पीएमएलएन अपोजिशन में थी, खान साहब की गवर्नमेंट थी, तो आपको याद होगा कि हम बहुत ज्यादा 2-3 चीजों का जिक्र सुनते थे। हम सुनते थे इमरान खान की गवर्नमेंट के बारे में कि ये चीनी चोर हैं, ये आटा चोर हैं, ये अद्वियात चोर हैं। तो वो जो वुज़रा थे उस वक्त पीटीआई के, उन वुज़रा के खिलाफ किसी किस्म का करप्शन का, 1 रुपए की करप्शन का भी अभी तक कोई हमने ना किसी केस के बारे में सुना, ना हमने किसी तहकीकात के बारे में सुना, ना हमने नैब में किसी रेफरेंस के बारे में सुना, ना हमने एफआईए में किसी तहकीकात के बारे में सुना, ना पीएससी के अंदर मामला किसी किस्म का उठाया गया है हुकूमत की तरफ से। तो ये तो सारा बयानिया है इस वक्त। जाहिर है वो गुजरा जो एग्जीक्यूटिव पावर्स यूज कर रहे थे, उनके खिलाफ आपको किसी किस्म की कोई भी चीज नहीं मिल सकी अभी तक। आपके पास कान से पकड़ के 2 चीजें हैं, एक आपने तोशा खाना पकड़ा हुआ है, दूसरा आपको फराह गोगी एक पंचिंग बैग की सूरत में मिली हुई है कि आप बार बार फराह खान को हिट कर रहे हैं। ये फराह खान जो है वो इमरान खान की फ्रंट में थी, वो इमरान खान के लिए करप्शन कर रही थी। मेरे ख्याल से ये रब्त जो है वो बन नहीं पा रहा इस वक्त हुकूमत से। वो कोशिश पूरी कर रही है कि किसी भी तरह से इमरान खान को, जो गिरफ्तारियों की आप बात कर रहे हैं, इस वक्त एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है ना। पहले ऐसी कोई गिरफ्तारी जब होती थी तो उसका इल्जाम चंद अनदेखी कुव्वतों पे भी जाता था, जी नामालूम अफराद हैं, अनदेखी कुव्वतें हैं, उन पे लग जाता था। अब ये दोनों, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और एक जानिब उन अनदेखी कुव्वतों की बाज़गश्त है खबरों के अंदर। तो ये दोनों चीज़ें ऐसे मिक्स हो रही हैं। जैसे अयाज अमीर साहब के ऊपर जब हमला हुआ तो उसके हवाले से भी इस किस्म के मुख्तलिफ किस्म के बयानात आए कि तनकीद उन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर की, तो उन्हें कोई और क्यों उनके ऊपर तशद्दुद करेगा। तो ये जो सूरत हाल इस वक्त डेवलप हो रही है, इसका पाकिस्तान के ओवरऑल पॉलिटिकल कल्चर के ऊपर क्या असर हो रहा है? सबर, ये बड़ी गैर यकीनी किसी सूरत हाल है, और जिस जमात का जो भी शख्स अगर इस तरीके से पकड़ा जाता है या उसके साथ कोई वाक़या होता है तो इल्ज़ाम किसी अनदेखी कुव्वत पे लगा दिया जाता है। ये हो क्या रहा है इस पॉलिटिक्स में? देखिए, ये बड़ा आसान काम है, ये सबसे चूंकि आसान काम है, इदारों पे डाल देना सारा कुछ, और ये आगे भी ऐसे ही लोग डालते रहेंगे। इदारों का मैं आपको बताऊं, यहाँ पे सिर्फ इसलिए उनका नाम यूज किया जा रहा है, उन पे इल्जाम इसलिए लगा रहे हैं जो इस वक्त लोग ज़ेर अताब हैं। वो ये कहते हैं कि उनकी मर्जी ये होती है कि इदारे रोकें। हुकूमत जो इक़दाम कर रही है, किसी को गिरफ्तार करती है, किसी लीडर को उठाती है, किसी और को उठाती है, उस पर तवक्को इमरान खान साहब की, उनकी पार्टी की है कि इदारे यहाँ अपना रोल प्ले करें और उन्हें रोकें ऐसा करने से। तो इदारे तो पहले रोकते रहे हैं, मेरी जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक पहले इदारे रोकते रहे कि मत करें, मत गिरफ्तार करें, मत जाए, इस तरह सियासी तलखी बढ़ेगी, आप सिर्फ अपनी हुकूमत पे तवज्जो दें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर अब गवर्नमेंट ने ये डिसाइड कर लिया कि अब हम करेंगे, क्योंकि दूसरी तरफ से हीट काफी ज्यादा बढ़ रही थी, प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ रहा था, तनकीद काफी ज्यादा बढ़ रही थी, और बहुत ज्यादा हद तक चीजें जो है वो बर्दाश्त से आगे निकल चुकी थी। रेड लाइंस एक मरतबा नहीं, दर्जनों मरतबा क्रॉस हो चुकी है और क्रॉस होती चली जा रही है। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया कि देयर हैज टू बी अ पॉइंट कि जहां सारे कुछ को बर्दाश्त करना छोड़ा जाए
दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आगे जो ज़िमनी इंतखाबात आ रहे हैं, ज्यादा इस वक्त जो गवर्नमेंट का फोकस है वो किसी भी तरह से डरा धमका के वो ज़िमनी इंतखाबात जीते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास किसी किस्म का कोई पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है इस वक्त। इतनी महंगाई करने के बाद गवर्नमेंट किस मुंह से जाके वोट मांगे आवाम से, ये उनके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर है। नंबर 2, हल्कों की अगर हम बात करें, जिन 20 हल्कों के अंदर ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एज हासिल है। अमूमन ये होता है कि ज़िमनी इंतखाबात गवर्नमेंट का होता है कि लोग गवर्नमेंट की पार्टी को वोट देते हैं या गवर्नमेंट के कैंडिडेट्स को वोट देते हैं, लोगों ने तरक्याती काम करवाने होते हैं। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल मुख्तलिफ है। यहाँ पे सूरत हाल यह है कि जिन 20 हल्कों में इंतखाबात उनमें से 19 हल्कों में तो वही लोग इलेक्शन तकरीबन लड़ रहे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे या इंडिपेंडेंट लड़े थे 2018 का इलेक्शन। तब नून लीग के कैंडिडेट्स मैदान के अंदर मौजूद थे, जिन्हें आपने इस वक्त पर विड्रॉ करा के उनकी जगह पर आपने नया कैंडिडेट खड़ा कर दी जो उनके मुखालिफ इलेक्शन लड़ रहा था, उनके खिलाफ कैंपेन कर रहा था। तो हल्के के अंदर ये होता है, हल्के की जो पॉलिटिक्स होती है उसके डायनामिक्स बड़े डिफरेंट होते हैं कि उन लोगों को चूंकि ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से बात कर रहे हैं, दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने भी कल एक स्टेटमेंट दी और जो PTI की जो 5 मखसूस नशिस्तें हैं उस पर भी इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया है। अब सिचुएशन बड़ी दिलचस्प है और उसमें जो मुस्लिम लीग नून है, जैसे आपने खुद भी मेंशन किया कि उन्हें बहुत टफ टाइम मिलने वाला है, चूंकि तहरीक इंसाफ को एक एज तो हासिल है। लेकिन इमरान खान साहब कह रहे हैं जी कि 20 जुलाई को जो हमारी 20 में से 20 नशिस्तें हैं वो तहरीक इंसाफ जीतेगी। ये दावा महज दावा है या इसके पीछे कोई ऑब्वियसली तहरीक इंसाफ की वर्किंग है? नहीं, ये महज दावा है, ये सिर्फ एक दावा है। इतना आसान नहीं हो सकता आपकी 20 की 20 नशिस्तें जीतना। 50-50 हो सकता है ये, या 60-40 हो सकता है, उससे ज्यादा मैं नहीं देख रहा कि इतना बड़ा फर्क हो। वो PMLN भी क्लेम कर रही है कि 20 की 20 हम जीतेंगे, PTI क्लेम कर रही है 20 की 20 हम जीतेंगे। इंतखाबी कैंपेन के दौरान इस तरह के दावे किए जाते हैं। असल में ये क्यों इंपॉर्टेंट है 20 हल्के? मैं जरा क्विकली इस पर रोशनी डाल दूं कि 20 हल्के महज पंजाब की 20 सीटों का ज़िमनी इलेक्शन नहीं है, इसमें सेंटर की गवर्नमेंट जो है उसका बरकरार रहना भी इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो प्लान है वो ये कतई नहीं है कि ये 20 सीटें, इसमें से मेजोरिटी इसमें 14 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जीतनी है पंजाब में गवर्नमेंट बनाने के लिए, और 6 जीतनी है, सॉरी 10 सीटें जीतनी है हमजा शहबाज को पंजाब में अपनी गवर्नमेंट को बरकरार रखने के लिए। तो PTI अगर जीत जाती है 14 या 15 सीटों की गवर्नमेंट पंजाब में आ जाती है, तो ये गवर्नमेंट रखने के लिए PTI इलेक्शन नहीं लड़ रही, बल्कि PTI इसलिए ये इस पे जोर दे रही है सीटों पे कि उनकी मेजोरिटी आए, वो पंजाब के अंदर हुकूमत बनाए और अगले ही दिन जो उनके वज़ीर-ए-आला हैं वो असेंबली तोड़ दें। अब पंजाब की असेंबली तो टूट जाती है, सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, 371 हल्के, वो टूट जाती है। उधर से KP की असेंबली भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिसॉल्व कर देती है। तो इतना बड़ा आईनी और We've lost your audio, बहरान मुल्क के अंदर जना हो जाएगा। तो इसलिए वो रखना चाह रहे हैं कि पंजाब और KP की असेंबली डिसॉल्व करने के लिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक सवाल और भी है, इसमें आखिरी सवाल मेरा एक और वो इलेक्शन कमीशन के हवाले से है, क्योंकि कल भी इमरान खान साहब ने कहा, ये भी मेरे सामने हेडलाइन भी लिखी हुई है कि जी आप हमजा अगर अंपायर साथ मिला ले उसके बावजूद हम उसको 20 नशिस्तों पे हराएंगे। तो तहरीक इंसाफ के पास एक, हमने जहां हुकूमत की जानिब देखा कि उनके पास कुछ और कहने को नहीं है, तो तहरीक इंसाफ भी जब भी इलेक्शन हारती है तो ये कह देती है, इनफैक्ट कोई भी जमात, लेकिन मेनली तहरीक इंसाफ की बात इसलिए हो रही है चूंकि इस वक्त वो अपोजिशन में है, कि जब इलेक्शन हारते हैं तो कहते हैं जिसमें धांधली हुई, जब तक वो जीते ना उनके मुताबिक इलेक्शन ठीक नहीं होता। तो ये जो इलेक्शन की क्या कहना चाहिए एक अमल है कि ये साफ शफाफ तरीके से हुए हैं, इसको फिर कैसे यकीनी बनाया जाएगा? अगर इमरान खान साहब खुदा ना खास्ता उनकी जमात ये नशिस्तें हारती है तो बहरान तो अपनी जगह पे ऐसा लगता है समर मौजूद रहेगा, क्योंकि मानना नहीं है उन्होंने कि हम हार गए। बिल्कुल इमरान, आपने बिल्कुल दुरुस्त तरफ आपने निशानदेही की कि खान साहब पहले ही अगर कल को हार जाते हैं, वो पहले अपना डिफेंस भी उन्होंने तैयार किया हुआ है। भाई हम तो हल्के में बहुत ज्यादा पॉपुलर थे, हम तो पंजाब में बहुत ज्यादा पॉपुलर थे, ये तो अंपायरों ने मिलकर हमारे मुखालिफिन के साथ हमें हरा दिया। अब यहाँ पे ये भी सोचने की बात है कि अंपायर है कौन है, खान साहब किसकी तरफ इशारा करे, कौन है अंपायर? आपको याद होगा 2014 के दौरे में खान साहब ने कहा था कि सबसे पहले मतलब अंपायर का लफ्ज यूज किया था कि अंपायर की उंगली उठने वाली है। तब जाहिर आपको पता, मुझे पता है कि वो अंपायर किससे कर रहे थे, वो पिंडी की तरफ किसी शख्स की तरफ इशारा कर रहे थे कि अंपायर उंगली उठाने वाला और ये इनकी गवर्नमेंट जाने वाली। फिर उसके बाद खान साहब ने डिफेंस उसका ये पेश किया कि मेरे तो अंपायर से मुराद मेरी तो अल्लाह ताला की पाक जात थी, मेरी थर्ड अंपायर से मुराद अल्लाह ताला की पाक जात। तो आज जब वो अंपायर की फिर दोबारा से इस्तेलाह यूज कर रहे हैं तो वो किसके लिए यूज कर रहे हैं? ये सिर्फ एक डिफेंस है, ये सिर्फ एक पहले से खान साहब जो है एक माहौल बना रहे हैं कि कल को अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शन हार जाती है
तो यकीन कीजिएगा कि पूरा जो तहरीक इंसाफ का पॉपुलैरिटी का जो बयानिया है वो धड़ाम से नीचे गिरेगा, जो पॉपुलैरिटी के दावे हैं। उसके लिए हाँ सब पहले से डिफेंस तैयार कर रहे हैं, पॉलिटिकल डिफेंस, कि भाई मैं तो बहुत पॉपुलर था लेकिन मुझे हरवा दिया। पहले से लोगों का माइंड प्रिपेयर कर रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर इसका हाँ, that's how political parties work। चलें ना, थैंक यू वेरी मच समर, बहुत क्या कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। समर अब्बास हमारे साथ मौजूद थे, मौजूदा पॉलिटिकल सिचुएशन पे अपना तज्जिया दे रहे थे और उन्होंने कहा कि तहरीक ज़िमनी इलेक्शन में खान साहब जो पहले से एक डिफेंस सिस्टम सेट कर रहे हैं, लोगों को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं अगर वो हारते हैं, और हमेशा से यही होता है जो हारता है वो कहता है इलेक्शन में धांधली हुई है। अभी हम ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं जनाब, और पाकिस्तान में इतनी खूबसूरती है दो कि मैंने पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं किया, बट जितना किया है, जितना हमारे शो के अंदर हमें दिखाया जाता है कि पाकिस्तान जितना खूबसूरत है, ऑब्वियसली जब कोई यहाँ आता है तो यहीं का होकर रह जाता है। एग्जैक्टली, और हम तो एक फ्लैगशिप शो है, हमें तो इस बात पे बड़ा फख्र है कि हम जब से आए हैं हमने टूरिज्म को अपना एक क्या कहना चाहिए फोटे बनाया और उसमें मुसलसल हमने काम किया। हमने कोशिश की है कि पाकिस्तान के वो इलाके भी आपको दिखाएं जो अमूमी तौर पे लोग नहीं देखते, या वो इलाके जिन पे लोग बहुत जाते हैं उनके मुख्तलिफ एंगल्स दिखाएं जो मजीद एक्सप्लोर किए जा सकते हैं। इसमें जब भी घूमने फिरने की बात आती है, वैसे आजकल हमने देखा, अब तो बारिशें हो गई, बड़े कोई ट्रिप्स एंड चीज़ें प्लान हो रही थी, लोग नॉर्दर्न एरियाज में बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, हमें देखकर अच्छा भी लगा। लेकिन दूसरी जानिब हम हर बार एक अवेयरनेस की बात करते हैं, और इस बार भी हम जब जीबी की बात कर रहे हैं या हमारे नॉर्दर्न एरियाज की खूबसूरती की बात करें तो साथ जिम्मेदारी भी आ जाती है कि इन एरियाज को प्रिजर्व करना, इनको बचाना, इनकी खूबसूरती का ख्याल रखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इनकी खूबसूरती को देखना जरूरी है। और लोग जाते हैं, कुछ लोग जिम्मेदारी का मुजाहरा करते भी हैं और कुछ नहीं भी करते, तो इसमें मेरे ख्याल में हम सबका इंडिविजुअल बड़ा रोल है, एक दूसरे के साथ इंडिविजुअल रोल है। और सेकेंडली वैसे भी यहाँ पे जो खूबसूरती है, बहुत सारे लोग पाकिस्तान में जब आते हैं तो वो यहाँ के फैन, मेहमान नवाजी के फैन हो जाते हैं, और ऐसा ही कुछ आज के हमारे सेगमेंट फ्लैग्स में होने वाला है, जिसमें कोरियन फोटोग्राफर हैं, वो पाकिस्तान आए और यहाँ के दीवाने हो गए, और उसके अलावा वो पाकिस्तान में फलाह बहबूद के हवाले से एग्जैक्टली जी, इनका नाम है एलेक्स किम, और ये सना हमायूं के साथ है हमारे आज के फ्लैग सेगमेंट के अंदर। वो मजीद उन्होंने क्या देखा और उनके इरादे क्या हैं पाकिस्तान की इस खूबसूरती को लेकर, सना उनसे बात करें, आपको दिखाते हैं। Assalamualaikum, this is Sana Humayun and welcome to another exciting episode of Flags। और आज मैं मौजूद हूँ अपने कोरियन मेहमान के साथ जो कि पाकिस्तान विज़िट किया। उन्होंने यहाँ पर बहुत सा काम किया है, डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफर हैं, ट्रैवलर हैं, और साथ में सोशल वेलफेयर के हवाले से पाकिस्तान में बहुत काम कर रहे हैं। तो आइए इनसे जानते हैं इनका पाकिस्तान में आने का सफ़र कैसा रहा, क्यों रहा। सो एलेक्स, लेट मी वेलकम यू। एलेक्स, मैं पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आप पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। मेरे देखने वालों को बताएं कि आप पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं। 저는 2011년도에 मैं पहली बार 2011 में पाकिस्तान आया था। मैं एक वफ्द के हमरा पाकिस्तान के पहाड़ी इलाके घूमने आया। वहाँ से मैंने पाकिस्तान के लिए अपनी फोटोग्राफी का आगाज किया। Fantastic. So your main purpose of पाकिस्तान आने की वजह तो यहाँ की सकाफत और सयाहत को फरोग करना था। आपको पाकिस्तान के सयाहती मकाम कैसे लगे? 사실 한국 사람들은 कोरिया से लोग बहुत कम पाकिस्तान आते हैं। जो लोग आते हैं वो बस तिजारत के गर्ज से ही आते हैं। पाकिस्तान की सियाहत से कोरियन लोग इतने आशना नहीं। मैं इसी मकसद के लिए यहाँ काम कर रहा हूँ ताकि कोरिया से लोग पाकिस्तान सियाहत के गर्ज से आएं। 한국 사람들 그런 표현 아닌 것 같습니다। आपने पाकिस्तान और यहाँ की सकाफत के ऊपर एक किताब भी लिखी है। जो चीज़ें आपने किताब में लिखी हैं, क्या वो लोगों को पसंद आईं? 제가 10년 정도 여행을 전 세계를 다녔어요। मैं पिछले 20 सालों में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक घूम चुका हूँ, लेकिन पाकिस्तान आने के बाद जब मैंने यहाँ के लोगों को जाना तो मुझे बहुत हैरत हुई। पाकिस्तान के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं। ये लोग फॉरेनर को बहुत इज्जत देते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ की सकाफत पर किताब लिखी जो लोगों को बहुत पसंद आई। 그런 얘기들을 했는데 그때 사람들이 좀 많이 좋아하고 감동했던 것 같아요।
Fantastic. So you also built a school. गिलगित बल्तिस्तान में आप एक स्कूल भी चला रहे हैं। इसका आइडिया आपको क्यों आया? Building a school in that area. मैं एक दफा एक चोटी सर कर रहा था तो वहाँ एक मकामी दोस्त मेरे साथ जुड़ गया। मेरे पास सामान काफी ज्यादा था तो उस दोस्त ने पहाड़ चढ़ते वक्त मेरा सारा सामान उठा रखा था। उस वक्त मैंने यहाँ स्कूल खोलने का तहिया कर लिया। आपने फोटोग्राफी कब और क्यों शुरू की? 20살 때부터 조금 30 साल की उम्र से मुझे दुनिया घूमने का बहुत शौक है। अपने इस ख्वाब को पूरा करने के लिए मैंने बहुत मेहनत की, नौकरियां करके पैसा इकट्ठा किया और फिर दुनिया के सफर पर निकल गया। जब मैं किसी भी नए इलाके में जाता हूं तो वहां तस्वीरें बनाकर मुझे सुकून मिलता है। इसी तरह बस मैंने अपनी फोटोग्राफी का आगाज किया। Okay. So fantastic. Your journey seems to be quite जबरदस्त। interesting. आपका सफर तो बहुत दिलचस्प रहा होगा। आप 30 सालों से फोटोग्राफी कर रहे हैं। आपने बच्चों को ही अपनी फोटोग्राफिक थीम क्यों बनाया? As your photographic theme. 여행을 다니면서 처음에는 멋있는 산과 바다와 풍경에 반해서 사진을 ये 찍었는데 बहुत अच्छा सवाल है। मैं कोरिया में जहाँ रहा वो एक मटेरियलिस्टिक सोसाइटी थी। वहाँ की दुनिया मुझे बहुत तेज रफ्तार लगती थी। जब मैं पाकिस्तान के शिमाल मशरकी इलाकों में गया तो यहाँ मैंने बहुत सुकून पाया। मैंने यहाँ के बच्चों को देखा तो उनकी आंखों में मुझे रोशनी दिखाई देती थी। इस चीज ने मुझे अपने वश में कर लिया। फिर बस मैंने बच्चों को ही अपना फोटोग्राफिक थीम बना लिया। 저도 좀 순수해지고 싶었던 그런 이유 때문에 아이들 사진 많이 찍어요. Fantastic. This is so humanly. जबरदस्त। मुझे आपकी ये अप्रोच बहुत पसंद आई। ये बताएं कि पाकिस्तान के अलावा कौन-कौन से ममालिक आप घूम Other चुके हैं? countries have you visited and explored so far? 아까 얘기한 것처럼 여권이 10년 मैं बहुत मुल्कों में जा चुका हूँ। मैं अगर आपको अपना पासपोर्ट दिखाऊं तो आप हैरान रह जाएंगे। मेरे पासपोर्ट के तमाम पेजेस भर चुके हैं। 기억이 안 날 정도로 너무 많이. So you have visited a आप lot. बेशुमार मुल्क घूम चुके हैं। अगर मैं आपको गिलगित बल्तिस्तान का मुवाजना किसी और मुल्क से करने को कहूँ तो आप जीबी को किस नंबर पर रखेंगे? गिलगित बाल्टिस्तान is beautiful. गिलगित बल्तिस्तान बहुत ही खूबसूरत है। 2200 गिलगित बल्तिस्तान की ऊंचाई बहुत ज्यादा है। जहां मैंने स्कूल बनाया वो जगह सी लेवल से 3200 मीटर बुलंदी पर है। गिलगित के रंग, वहां के पहाड़ और उन पर बर्फ इस इलाके को पूरी दुनिया में एक मुनफरिद मकाम बना देते हैं। मैं वहां पर बनाई गई तमाम तस्वीरें कोरियन लोगों को दिखाऊंगा। उन्हें वो इलाका बहुत पसंद आएगा। मैं उन्हें बताऊंगा कि ये है असल पाकिस्तान। Really love this, but they don't know this is Pakistan. Yeah, something like this. Fantastic. So how do you feel in जबरदस्त। Pakistan and अभी how तक does पाकिस्तान में रहने का तजुर्बा आपके लिए कैसा power है? in Pakistan? 생각보다 पाकिस्तानी 저희랑 पाकिस्तान में रहकर मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। यहाँ की सकाफत और लोग बहुत मुनफरिद हैं। यहाँ की खुराक भी कोरिया की निस्बत बहुत मुनफरिद है। यहाँ के खानों में मिसाला बहुत इस्तेमाल किया जाता है। 안 날 정도로 음식도 맛있어. So as you already told you that you're working on the जैसा कि आप बता चुके हैं कि आप यहाँ गिलगित बल्तिस्तान के बच्चों को तालीमी सरगर्मियों में मशगूल रखते हैं। मुझे अपने प्रोग्राम्स की तफसील बताएं कि आप यहाँ बच्चों को किस तरह तालीम देते हैं, फंडिंग्स कहाँ से आती हैं, टाइमिंग्स क्या हैं और इसके अलावा और कौन-कौन से काम आप यहाँ कर रहे हैं? funds and give a free education to the children? 저는 일단 그렇게 부자가 मेरे पास वसाइल की कमी तो है क्योंकि मैं इतना अमीर नहीं हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं वहाँ गया तो वहाँ के हालात देखकर मैं बहुत परेशान हुआ। वहाँ का लिटरेसी रेट इतना अच्छा नहीं था। एक गांव में सिर्फ एक ही स्कूल था और वहाँ भी टीचर्स गैर हाजिर रहते थे। जब मैंने ये सब कुछ देखा तो मुझे एहसास हुआ कि यहाँ पर एक स्कूल बनाया जाए। मेरा स्कूल बनाने का मकसद वहाँ की लड़कियों को तालीम के मौके फराहम करना था, क्योंकि ऐसे इलाकों में लड़कियों की तालीम बहुत मुतासिर होती है। मुझे हैरानी होती थी कि यहाँ के बच्चे तालीम के बगैर किस तरह अपनी जिंदगी गुजारेंगे। ये सब देखकर मैंने यहाँ बच्चों को इंग्लिश, रियाजी और मुख्तलिफ मज़ामीन पढ़ाना शुरू किए। फिर इसे एक स्कूल की शक्ल दी। 이슬라믹 학교가 생겨서 지금 이슬라믹 그 종교 공부까지 같이 하고 있습니다. That's fantastic. As we all are living in the material world, greed is on the rise in the world at the moment. जबरदस्त। आप जानते हैं कि जिस दुनिया में हम रह रहे हैं इसमें लालच बहुत आम है। आप हमारे देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? Through your work and through your social welfare and through your traveling. 저는 20년 동안 사진 찍으면서 다니면서 제일 많이 느낀 게 휴머니즘이에요. 사람.
मैं बेशुमार मुल्क घूम चुका। हर जगह मैंने फोटोग्राफी की और लोगों को करीब से देखा, लेकिन जब मैं पाकिस्तान आया तो यहाँ के लोगों को मैंने बहुत शफीक पाया। हम जब एक चोटी सर करने जा रहे थे तो हमारे साथ यूसुफ नामी एक मकामी दोस्त भी था। हमारे एक दूसरे साथी का जूता फट गया और उसे पांव पर चोट आई। यूसुफ ने उस दुश्वार गुजार रास्ते पर ही अपनी चप्पल उतारकर उसे दे दी। ये चीज मेरे लिए बहुत हैरान कुन थी। मैंने सोचा कि यहाँ के लोगों को बस थोड़ा सपोर्ट किया जाए तो ये लोग दुनिया की तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा कर सकते हैं। मेरे नजदीक इंसानियत ही सब कुछ है। मैं इंसानों को बहुत कदर की निगाह से देखता हूँ। जो कुछ मैंने पाकिस्तान में देखा उसका जिक्र मैं जब भी कोरिया जाता हूँ वहाँ के लोगों को जरूर करता हूँ। मैं सबसे ये अपील करता हूँ कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में जरूर जाएं। वहाँ के लोगों को हमारी मदद की बहुत जरूरत है। इन लोगों को अगर बेहतर मौके फराहम किए जाएं तो ये किसी से कम नहीं। 동포들이 생각을 하고 조금 많이 서포트를 해줬으면 좋겠어요. So Alex, your story sounds very inspiring. And एलेक्स, आपकी कहानी सुनकर मेरी हौसला अफजाई हुई। पाकिस्तानी माशरे की बेहतरी के लिए आप जो किरदार अदा कर रहे हैं उस पर मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। doing such a great effort towards Pakistani children. And I hope you're मैं दुआ गो हूँ कि आप जब भी पाकिस्तान आए यहाँ आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। आपका बहुत शुक्रिया। It is ours. Thank you very much. It's lovely meeting you. It's lovely knowing your story. पाकिस्तान में अब मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं। मैं अपनी पूरी मेहनत से पाकिस्तान के लिए काम करता रहूंगा। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अपने बच्चों की तालीम पर ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दें, क्योंकि तालीम ही आपके और पाकिस्तान के मुस्तकबिल को संवार सकती है। इसी तरह आप लोग दुनिया में अपना नाम बनाएंगे। 앞으로 더 성장하고 같이 갈 수 있는 그런 계기가 됐으면 On such beautiful message, I would like to thank you, and I hope कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। एलेक्स से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, और जो काम कर रहे हैं एलेक्स उसके लिए हमें भी इनका साथ देना चाहिए, और अपने मुल्क के लिए बच्चों की तालीम के लिए हमें भी आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। सो फ्लैग्स में अब तक इतना ही। अगले हफ्ते होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। थर की कोयल का, जो कि एक वजह शोहरत बना ये नाम, और ये वजह शोहरत बना माई भागी का। उनको मद्दाहों से बिछड़े 36 बरस बीत गए हैं। माई भागी के बारे में आपको बताएं तो ज़िला थरपारकर के शहर डिप्लो में पैदा हुई। उनका असल नाम भाग भरी था, जिसका मतलब खुश नसीब होता है, हम सबको मालूम है। माई भागी ने गुलकारी का फ़न अपनी वालिदा से हासिल किया, और क्या कमाल हासिल किया। 7 जुलाई 1986 को इस जहान फ़ानी से कूच कर गई। माई भागी के गीत आज भी सिंध भर में सुने जाते हैं, और वो लोगों के दिलों पे राज करती हैं। इनफैक्ट हमारे दिलों पे भी राज करती हैं। अल्लाह ने तरीक़े रहमत की। आमीन। इसी नोट पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं जनाब। प्रोग्राम में आगे हमारा सेगमेंट है, लेकिन उससे पहले एज यूजुअल हम कोविड के हवाले से आपको ज़रूर अवेयर करना चाहेंगे। एक बार फिर कोविड ने सर उठाना शुरू कर दिया है। मुल्क भर में कोविड के जो पॉजिटिव केसेस हैं उनकी शरह 3.77% हो गई है, और गुज़िश्ता अगर हम बात करें 24 घंटों में तो 872 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, और 24 घंटों के दरमियान जो कोविड से अमवात हैं 9 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। एग्जैक्टली। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा था कि अमवात की रेशो नहीं थी, और साथ दोबारा से माहिरीन सेहत ने कोविड को संजीदा लेने के लिए और बूस्टर शॉट्स लगवाने के हवाले से जोर दिया है। कहा है कि ये छठी लहर भी हो सकती है, इसको आप इतना ईजी या लाइट ना लें। अपने जिन लोगों ने वैक्सीनेशन करवा ली है वो बूस्टर शॉट्स लाजमी लगवा लें, क्योंकि अब ईद उल अज़हा भी है। ऐसे में आप लोगों ने सोशली भी कनेक्ट होना है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें और कोशिश करें कि एहतियात कर लें। अल्लाह ना करे फिर से ये मामला सर उठाए और हमें मुश्किल हो, क्योंकि फिर लॉन्गर रन ये चीज़ें हमारी। और एक चीज़ जिसका खदशा क्या, इनफैक्ट यकीन है, हमें पता है कि ये इस वजह से नंबर्स कम आ रहे हैं जो कि लोग टेस्ट नहीं करवा रहे हैं। अगर ज़्यादा लोग टेस्ट करवाने के लिए जाएंगे तो ये नंबर्स बढ़ जाएंगे। अब चूंकि टेस्ट कम है इसलिए हमें रेशो भी कम लग जाए। 3.76 यानी कि हर 100 टेस्ट कराने वालों में से तकरीबन 4 लोग इससे मुतासिर हैं, और 9 अफराद जाँ बहक भी हुए हैं। ये नंबर बहुत ज़्यादा है काफ़ी महीनों के बाद, और अगर मैं गलत नहीं कह रहा तकरीबन 6 माह के बाद इस तरह की सूरत हाल दोबारा 6-8 माह के बाद हमें नज़र आ रही है। छोटी ईद हमने बहुत अच्छे से गुजारी थी। अब जो कि आगे ईद आ रही है तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चूँकि ईद पे फैमिली गैदरिंग्स भी होती हैं, फिर कुर्बानी का इत्माम होता है, तो बहुत लोग मोहल्ले वगैरह के लोग भी आ जाते हैं। तो बहरहाल आप लोगों ने आपका एक कॉन्टैक्ट होता है, फिजिकल कॉन्टैक्ट भी होता है, सोशल कॉन्टैक्ट भी होता है। तो इसको देखते हुए आप ज़रा थोड़ा सा एहतियात ज़रूर कर लीजिएगा। कम अज़ कम कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपके पास
आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि कोविड इज स्टिल हियर और उसमें आप एहतियात करें। सबसे बढ़कर यही ज़रूरी है, एहतियात, एहतियात और सिर्फ एहतियात। अब जाहिर है हमने इसको अपनी रोज़मर्रा रूटीन के मुताबिक जीना है, लेकिन अब चूंकि ये चीज़ हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है तो उसके साथ खुद को प्रिपेयर करना। अच्छा, कुछ लोग इसको रिलेट कर रहे होते हैं थोड़ा सा अपने स्ट्रांग होने से ना, कि इम्यून सिस्टम कुछ नहीं होगा। मतलब कुछ लोग ऐसे कह रहे होते हैं हमारे इधर पंजाब वगैरह में, तो होता है। और दूसरी बात ये कि लाजमी नहीं कि आपको कुछ हो, आपसे किसी और को भी तो हो सकता है। आप एसिम्प्टोमेटिक हो सकते हैं। आप अपने घर में लेके जा सकते हैं, घर में आपके बुजुर्ग हैं, वालिदैन हैं, उनमें से अगर किसी को कोविड हो जाता है तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और ख़ासतौर पे जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं वो बड़े वल्नरेबल हैं इसको लेकर, उनके लिए सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाता है। और कोविड की इस पिछली लहर ने तो हमारी जो इम्यूनिटी है वैसे ही बड़ी वीक कर दी है। तो प्लीज़ इसका ज़रूर ख्याल रखिए हम आपको, और अपने आप को भी इनफेक्ट याद कराते रहेंगे, क्योंकि हम भी पाकिस्तानी हैं तो कहीं ना कहीं हम भी बेहतियाती कर ही जाते हैं। सेगमेंट सफ़र शर्त आपको दिखाते हैं और आज आपको ऊपर गार्डन्स लेकर चलते हैं जहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त और बुलंद तरीन पाकिस्तान की जो आबशार है वो गिरती है। क्या मंजर है दिखाते हैं आज के सफ़र शर्त में आपको। वादी गिजर में गाकूच से 20 मिनट की ड्राइव पर एक जन्नत है। इस जन्नत का नाम है हूपर गार्डन्स। कम लोग जानते हैं कि हूपर गार्डन्स में आबशारें हैं, ट्री हाउसेस हैं और कमाल के रवायती खाने हैं। आइए हूपर गार्डन्स के बारे में जानते हैं। हूपर गार्डन का ये जो रेस्टोरेंट है ये बहुत ही यूनिक है। ये इसकी ख़ास इंफरादियत है पूरे पाकिस्तान में, और वह इंफरादियत ये है कि यहाँ पे एक अखरोट का दरख्त हुआ करता था, वो जो बहुत पुराना दरख्त था। और यहाँ पे जो गिज़र है इसकी एक इंफरादियत, इसकी एक शनाख्त है, इसकी एक खूबसूरती जो है वो अखरोट के दरख्तों के हवाले से भी है। तो ये जो अखरोट का दरख्त था बहुत बड़ा था, तो उसको इनके जो मालिक हैं फरद साहब, उन्होंने 1-2 साल की मेहनत के बाद उन्होंने इसको एक ऐसी शेप दी ताकि ये 360 पे इक्वली साया करे। इसके लिए उन्होंने रस्सियाँ बांध के और इसको ख़ास शेप दी, और वो शेप देने के बाद इन्होंने ये नीचे जो गोल 360 पे बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट बनाया है। ये जो बात है ये बुनियादी तौर पे आपको गिलगित बल्तिस्तान में बहुत ज़्यादा नज़र आती है। 2 चीज़ें, एक मेहनत, यानी इस तरह की जब आप कोई चीज़ देखते हैं तो आपको नज़र आता है कि बहुत मेहनत की गई है, लेकिन डायरेक्शन लेस मेहनत नहीं है। इसमें आपको एक तख्लीकी हिस्स, तख्लीकी कुव्वत नज़र आती है, और ये तख्लीकी हिस्स आपको ओवरऑल गिलगित बल्तिस्तान और स्पेशली गिज़र में नज़र आती है कि आपको एक डिफरेंट आइडिया, आपको एक डिफरेंट कंसेप्ट्स नज़र आते हैं रेस्टोरेंट्स के हवाले से, होटल्स के हवाले से, उनके नामों के हवाले से। सो गिज़र में भी जब आप हूपर गार्डन आते हैं तो ये जो रेस्टोरेंट है जहाँ पे एक साइड से पानी बह रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के पानियों की मुसलसल आवाज़ आती रहती है। सामने जो है इनका एक घोड़ा है जिसका नाम करंट है, तो वो सामने आपको नज़र आता है लैंडस्केप में, और उसके अलावा परिंदे चहचहा रहे होते हैं। खाना बहुत अच्छा है, देसी यानी ट्रेडिशनल फूड भी है, और दूसरा भी जिस तरह का आप खाना खाना चाहें तो हर तरह की यहाँ पे ऑप्शन जो है वो मुयस्सर है। शेफ़ बहुत अच्छे हैं। हॉस्पिटैलिटी मेरा ख्याल है कि उसको कहने की ज़रूरत नहीं है कि गिलगित बल्तिस्तान पूरी दुनिया में अपनी हॉस्पिटैलिटी, अपनी जो ज़बरदस्त किस्म की मेहमान नवाजी है उसके हवाले से ही तो शोहरत रखता है। इस पर क्या बात करें। सो हूपर गार्डन सो ब्यूटीफुल। गार्डन में ये जो घोड़ा है इसका नाम करंट है, और ये बेसिकली फरद साहब हैं, उन्होंने ये घोड़ा रखा हुआ है। बच्चे बहुत खुश होते हैं इस घोड़े को देख के, और ये जो लैंडस्केप है इसको ये मज़ीद खूबसूरत बना देता है। घोड़ा एक ऐसा जानवर है जो किसी भी लैंडस्केप को खूबसूरत बना देता है। किसी भी लैंडस्केप से मेरी मुराद ये है कि दुनिया में अमूमन जो जानवर हैं वो एक ख़ास लैंडस्केप के साथ, जिस तरह ऊँट है तो आप ऊँट को जब भी विजुलाइज करते हैं तो डेजर्ट के हवाले से करते हैं, इस तरह जितने भी एनिमल्स हैं वो अपना एक ख़ास लैंडस्केप लिए होते हैं। लेकिन घोड़ा एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा जानवर है जो कि हर लैंडस्केप में जच जाता है, चाहे वो हूपर गार्डन हो, चाहे वो डेजर्ट हो, चाहे वो कोई बर्फानी पस मंज़र हो, चाहे वो हरे भरे मैदान हो। जो दौड़ता हुआ घोड़ा है वो लैंडस्केप को फिल कर देता है। तो हूपर गार्डन में शायद फरद साहब ने ये जो घोड़ा रखा हुआ है ये उसी लैंडस्केप को मज़ीद खूबसूरत और उसको फिल करने के लिए रखा हुआ। घोड़ा वाक़तन ऐसा ही खूबसूरत और कमाल जानवर। खुश हो गए बस। यहाँ तो बस
It's nature, nothing but nature. You are living with nature. यहाँ इस जगह की जो बेस्ट चीज़ लगी है ना वो ये ग्रीनरी, जो मतलब एवरीथिंग इज सो ग्रीन, मतलब इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब हम लोग इस्लामाबाद से निकले हैं, हम लोग एक्चुअली कराची से निकले हैं, फिर इस्लामाबाद, पर कहीं पे भी इतनी ग्रीनरी नहीं दिखी ये पूरा। और हम अभी भी होके आए तो वो पूरे खेत और सब बहुत अच्छी चीज़ें गांव से हम होके आए हैं। और ये जो हमारी एंड पॉइंट है, आई थिंक दिस इज़ आवर एंड पॉइंट, बट दिस इज़ वंडरफुल। Been here for the first time and it's like really pretty and all. I love the mountains and the scenery. I mean like it's really pretty. मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ है कि शायद हम ऐसी जगह पे पहुँचे हैं जहाँ पे हर चीज़ नेचुरल पोजीशन में है, और अगर आप थोड़ा सा पीसफुल होके बैठे तो महसूस करते हैं कि यहाँ नेचर की पूरी म्यूजिक आपको सुनने में आएगी। गाकूच से सिर्फ 6 से 7 किलोमीटर पर एक गांव आता है, एक बेसिकली ब्लाइंड एक मोड़ सा है, और जैसे ही वो मोड़ पे आप आते हैं तो एकदम आपके सामने नीचे जो दरिया बह रहा है उसके किनारे पे खूबसूरत तरीन गांव आता है। मेरा ख्याल है कि वो बिल्कुल आपको हैरान कर देता है अपनी खूबसूरती के हवाले से, अचानक आता है। और उसी गांव में होपर गार्डन है, और बेसिकली वो गांव किसका है? वो फरद साहब का गांव है। और फरद साहब जो है आप खुशकिस्मत हैं, इतने खूबसूरत आपका गाँव है, और बिल्कुल ये शुक्रिया वकार साहब। मैं अपने बड़ों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने शुरू में आकर इस जगह को लिया, और ये ऐसी जगह थी लोग किधर इसको जानते ही नहीं थे। यहाँ से कोई 8 साल पहले मैंने एक इसके ऊपर बैठ के एक छोटी सी किताब लिखी। मैंने कहा हाँ मैंने किताब लिखी, मैंने कहा फ्यूचर में ऐसे कि हमारे नज़दीक तरीन जो शहर है गिलगित है या मुख्तलिफ जगह है, उस लोग हर जगह में घर बनाएंगे, उनको नेचर से डिस्टर्ब होंगे। ये सोच के मैंने कहा कि नेचर को भी डिस्टर्ब ना करूं, और इस जगह को थोड़ा मैं डेवलप करके खुद इसमें मैंने मेहनत स्टार्ट किया। आप देख रहे हैं सारे क्रेडिट अपने आप को क्यों दे रहे हैं? भाभी को भी दो। हाँ ठीक है, वैसे मेरे मिसेज भी मेरे साथ थी, क्योंकि हम दोनों इधर आ गए। हमने सोचा यार चले कल कोई अपने बच्चे लेकर आएंगे तो किस तरह एंजाय करेंगे। तो पहले आपने पूरा ये डिजाइन किया अपने ज़हन में कि ट्री हाउसेस बनाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह ये रेस्टोरेंट ऐसे बनाएंगे? इस रेस्टोरेंट से बनाऊंगा। इसको कितना समय लगा रेस्टोरेंट को बनने में? इसको तकरीबन मुझे 3 साल लगा। ये कुछ भी नहीं, जैसे कि डेलवन जगह थी, इसको मैंने ऐसा काटते गया, खुद बनाते गया, और शाखों को 3-5 साल मुझे लगा। इनको मैंने रस्सियों से बांध के इनके जो रोटेशन मैंने चेंज किया। एक कैनोपी, नेचर कैनोपी मैंने इनको शेप दिया। मैंने चाहता हूँ कि ये आकर ज़मीन पे लगे, और ये जब ये अखरोट पकता हो तो इसकी एक खूबी है कि लोग आकर इसको खाते हैं। अब इसको मैं आपको दिखाऊंगा, 3-3, 4-4 दाने लगते हैं, वो रिज़्क़ लोगों की है। मैं ये चाहता हूँ। मैं इस बात पे आप खुशकिस्मत है। मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि हमारी तरफ जो कहा जाता है ना कि फ़लाँ के पास 2 गाड़ियाँ हैं, फ़लाँ के पास 1 घर है, या फ़लाँ के पास इसी तरह की होती है। मुझे खुशी होती है जब मैं गिज़र में आता हूँ तो मालूम होता है कि फ़लाँ साहब हमारे दोस्त हैं, उनके पास 3 आबशारें हैं, एक के पास एक झील है। यानी ये भी तो कमाल है। ये आपका गाइड मैप है? ये मेरा गाइड मैप है सर। मैं अल्लाह का भी फिर मेरे का शुक्र अदा करता हूँ कि ये आबशारें थे, ये झीलें थे, और इनको जो लोगों को सामने लाने के लिए आप जैसे मुझे दोस्त मिले। नहीं वो मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। खुशबू जो होती है ना, जो चैनल काफ़ी टीवी वाले मेरे पास आ रहे हैं। नहीं कुछ नहीं, खुशबू जो होती है ना वो खुद अपना पता दे देती है, खुद ही आ जाते हैं लोग। नाज़रीन बात ये है कि ये जो गाइड मैप है, आप सोच नहीं सकते कि ये कितना होपर गार्डन कितना बड़ा है। यानी इसके फरज साहब जो हैं मेरे पास इस वक्त में हर दुनिया के अमीर तरीन आदमी बैठे हुए हैं, इस हवाले से क्योंकि खूबसूरत तरीन जगह इनके पास है, और इस हवाले से क्योंकि ये 3 आबशारें रखते हैं और बड़ी खूबसूरत आबशारें, और ये पूरा ये होपर गार्डन है, इसको जिस तरीके से इन्होंने बनाया है वो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कमाल है। गाकूच से 6 से 7 किलोमीटर पर ये खूबसूरत जन्नत वाक़ है। अगली किस्त में आपको होपर गार्डन्स के कमाल ट्री हाउसेस में ले चलेंगे, जहां बच्चे सबसे ज्यादा खुश होते हैं। एक्सप्रेसो। अब आपकी मुलाकात चैंपियन से कराते हैं। रूस के अंदर हुई है मैस वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप, और पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने इतनी शानदार परफॉर्मेंस दी है। अनफॉर्चुनेटली हम बाकी स्पोर्ट्स की तो बात करते हैं, इसकी हम बात नहीं करते, लेकिन हम जरूर बात करते हैं। पाकिस्तान ने 5 मेडल्स इस इवेंट के अंदर नाम किए, और दुनिया भर में
तीसरी पोजीशन हासिल की है। और यहाँ पे आपको ये भी बताएं कि इस इवेंट में हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक 41 ममालिक ने शिरकत की है। और पाकिस्तानी प्लेयर्स की अगर बात करें, इसमें मोहम्मद साद हमारे एक प्लेयर हैं, उन्होंने 60 kg की कैटेगरी में, जबकि वकास अफजल ने 125 kg कैटेगरी में चांदी का तमगा अपने नाम किया। और इस वक्त इस मास रेसलिंग फेडरेशन के कोच राजा कदीर हैदर साहब और सिल्वर मेडलिस्ट वकास अफजल और शिराज अली हमारे साथ मौजूद हैं। हमने इन्हीं से बात करी और आपको ये भी बताएं कि इसी मुकाबले के अंदर जिसमें 41 शरीक हुए हैं, इंडिया ने इसके अंदर 41वीं पोजीशन हासिल की, इसमें पाकिस्तान तीसरे नंबर पे आया। और ये तीनों हमारे साथ मौजूद हैं, वकास, शिराज और राजा कदीर हैदर साहब। आप तीनों को हम खुशामदीद कहेंगे, थैंक यू वेरी मच। और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप लोगों ने मेडल जीता है, इतना ज़बरदस्त। अब सबसे पहले इस इवेंट के हवाले से हम ज़रूर जानना चाहेंगे आपसे कि इवेंट किस तरह का था जो पाकिस्तान ने तीसरी पोजीशन हासिल की। फॉर्चुनेटली हम इंडिया के मुकाबले में तो बहुत आगे दूर रहे, तो इस हवाले से बताइएगा। जी शिराज से स्टार्ट कर लेते हैं। शिराज जी, वो आपस में डिसाइड कर रहे हैं किसने बताना। नहीं, ये 4 साल बाद ये रशिया का इवेंट होता है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप 4 साल बाद इनकी होती है। तो काफ़ी ममालिक शायद हैं, जैसे आपने बताया कि 41 कंट्रीज़ आई हैं, तो काफ़ी टफ मुकाबला था जिसमें इंडिया भी शामिल था। हमारी फर्स्ट फाइट मेरी और वकास भाई की इंडिया से आई थी, जो हमने एक तरफा मुकाबले में हमने उनसे विन किया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर काफ़ी मुकाबलों के बाद मैं ब्रॉन्ज़ मेडल हासिल किया। उसके लिए मैं पूरी पाकिस्तान कौम को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि यहाँ तक मैं पहुँचा। उनकी आपने हमारा सर फखर से बोलिया। हम तो वही बात कर रहे थे कि हम नॉर्मली बाकी खेलों की बात ही नहीं करते। मुझे इतनी खुशी हुई है जानकर कि दुनिया भर के अंदर, रशिया के अंदर ये 4-4.5 साल के बाद चैंपियनशिप होती है और पाकिस्तान ने दुनिया भर में तीसरी पोजीशन हासिल की और ये चैंपियंस हैं जिन्होंने लिए। खैर, राजा कदीर हैदर साहब, चूंकि आपका ताल्लुक पाकिस्तान मैस रेसलिंग फेडरेशन से, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा इस खेल को भी एक्सप्लेन करें और इस इवेंट की नौइयत को भी एक्सप्लेन करें कि ये इवेंट कितना इंपॉर्टेंट था इस खेल को लेकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ट्रेडिशनल काफ़ी गेमें हमारे पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह से कबड्डी, कुश्ती, मलाखड़ा और बहुत सी ऐसी ट्रेडिशनल गेम्स है, इसी तरह एक ये मास रेसलिंग गेम है जो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा खेली जाती है। तो ये इसका जो बानी मुल्क है जिसने ये शुरू की वो रशिया ही है। अच्छा। तो ये जो मास रेसलिंग है ये पाकिस्तान के अंदर हमारे जो पाकिस्तान के रेसलिंग के प्लेयर थे, सरदार अपने नवाब फुरकान साहब जो हमारे फेडरेशन प्रेसिडेंट हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह कुश्ती के खुद पाकिस्तान के बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर। तो उन्होंने इस गेम को पाकिस्तान में लाया आज से 7 साल पहले। अच्छा। तो उन्होंने लगातार 7 साल इस पे मेहनत की। हर साल वो इसकी जो है वो मास रेसलिंग की जो है वो कोर्सेज, हर साल हमारा कोर्स होता है इसकी ट्रेनिंग के हवाला से, रेफरीज के हवाला से। अभी वो 20 दिन बाद फिर ईद के बाद हमारा आ रहा है। इसी तरह हर साल इसकी पंजाब होती है, साथ में इसकी नेशनल होती है हर साल। तो ये सफ़र 7 साल पहले जो शुरू किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मास रेसलिंग को मैं ये समझता हूँ कि हम और भी काफ़ी गेमों में पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग और हम वो गेमें भी करते हैं, लेकिन ये जो मास रेसलिंग मैं कहता हूँ पाकिस्तान की फेडरेशन में सबसे अगर कोई अच्छा काम कर रही है तो वो पाकिस्तान मास रेसलिंग फेडरेशन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो पहला सबसे बड़ा पाकिस्तान की कामयाबी जो है वो ये आपको अल्हम्दुलिल्लाह इस ट्रॉफी की सूरत में मिली है जो हमने रशिया से पाकिस्तान के लिए जीत कर लाए हैं। और ये मास रेसलिंग की मेहनत हमारे जो फेडरेशन के तमाम हमारे जो सीनियर्स हैं, हमारे भाई हैं, उन तमाम की मेहनतों और कोशिशों का ये समर क्रेडिट सबको जाता है। हमारे साथ चूंकि वकास भी मौजूद है, वकास आपसे भी हम इस गेम के हवाले से ज़रूर जानना चाहेंगे, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इस गेम को लेके। ऑब्वियसली पाकिस्तान ने तीसरी पोजीशन हासिल की है और बहुत अरसे बाद की है, आप अपनी गेम के हवाले से बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले नंबर पे तो मैं अपनी फेडरेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ और दूसरे नंबर के ऊपर एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, खेलने का मौका मिला मुझे। मेरा पहला क्वार्टर फाइनल जो हुआ वो इंडिया के साथ हुआ, उसके साथ मैंने विन करके सेमीफाइनल में चला गया हूँ। और उसके बाद मेरा दूसरा मैच जो है वो सेमीफाइनल वो मेरा हुआ है उसके साथ किर्गिज़ खिलाड़ी के साथ। अच्छा। वो सबसे ज़्यादा टफ फाइट उसमें हुई है। उसमें ये था कि तकरीबन 1 से 1.5 मिनट मैच चला है और वो लड़का एंड पे इंजर्ड होके और बेहोश होके वाहिद बंदा जो है ना
वो मेरे पूरे टूर्नामेंट में गिरा। अच्छा रुकिए जरा, एक तो इस गेम की नौयत बड़ी दिलचस्प है नाजरीन, हम समझने की कोशिश कर रहे थे राजा साहब से पहले। हाँ। इसके बीच में एक बोर्ड मौजूद होता है, उस बोर्ड के दोनों तरफ खिलाड़ी होते हैं, ऐसे ही राजा साहब? और फिर दोनों ने जोर लगा रहे हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी टर्म इस्तेमाल की कि वो कहते हैं एड़ी चोटी का जोर लगाना। तो ये वो खेल है जिसमें वाकई आपकी एड़ी और चोटी का जोर लगता है, यानी कि फुल बॉडी आपकी इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। तो आप जैसा कि कह रहे हैं कि अवकाश के 1.5 मिनट मैच चला, तो तवील तरीन मैच कितना हो सकता है? मुझे तो लगता है कि ये मैच चंद सेकंड्स का होता है, तो ये 3 राउंड्स होते हैं, इसमें कैसे होती है गेम? ये तकरीबन 1 मिनट के करीब करीब मैच गया। अच्छा, बहुत टफ जो है ना मैच हो गया था। तो एंड पे दोनों प्लेयर थक चुके थे, तो मैंने उसको जो है ना फिर नॉकआउट किया। अच्छा, नॉकआउट करके दोनों स्टेड और उसको इंजर्ड भी कर दिया। और इसमें इंजरी की नौयत क्या होती है? इसमें बेसिकली शोल्डर्स इंजरीज होती हैं, विंग्स की, बैक की, अच्छा, हैमस्ट्रिंग की, ये बेसिक इंजरी होती हैं ज़्यादातर, इसी पे ही जो है वो। अच्छा, ऑब्वियसली ये वो स्पोर्ट है जिसके बारे में अब चूंकि आप लोगों ने तो पोजीशन ली और आपने कहा कि आपकी फेडरेशन बड़ा काम कर रही है। राजा आपसे ये सवाल है, ऑब्वियसली हमारे प्लेयर्स को यहाँ पर अक्सर फैसिलिटीज़ के हवाले से बहुत कुछ ना कुछ मसाइल रहते हैं, चाहे वो अपनी ट्रेनिंग को लेके हों या दीगर मामलात हों। हुकूमती सतह के ऊपर भी ऑब्वियसली हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से आपको सपोर्ट किया जाता है। फेडरेशन के तौर पे भी आप लोग किस तरह अपने जो प्लेयर्स हैं इनको फैसिलिटेट करते हैं, इनकी जो ट्रेनिंग है उसको मेक श्योर करते हैं कि ये बाहर जाकर जब भी खेलें तो बहुत बेहतर अंदाज में खेलें? इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि आप नेशनल गेम हमारी हॉकी है, आप उसकी पाकिस्तान के अंदर हालत देख लें कि हमने उनके मतलब अपनी एक कौमी गेम के साथ क्या किया, बर्बाद। तो ये एक ट्रेडिशनल गेम है। तो जिस तरह से बाकी गेमों में हमने बर्बादी की है इन 70 सालों में स्पोर्ट्स में, इसी तरह हमने खिलाड़ियों की तकरीबन मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर वो, और हम हुकूमत की तरफ बिल्कुल नहीं देखते। अगर हम हुकूमत की तरफ देखें तो हम सोच रहे हैं कि हमारे लिए मसाइल बढ़ जाएंगे। हमारे जो फेडरेशन प्रेसिडेंट हैं उन्होंने हमारे तमाम फेडरेशन और खिलाड़ियों के दिमाग ऐसे प्रीपेड कर दिए हैं कि हमने कोई उनकी तरफ देखने नहीं। हमारा मुल्क है, हमने ये खुद अल्हम्दुलिल्लाह इसको स्ट्रगल से बनाया था, हमारे आबा अजदाद ने, हमने खुद ही इसको स्ट्रगल से कामयाब करना है। क्योंकि हम आपको पता है कि हमारे मुल्क के वसाइल बहुत कम है, तो हम अपने वसाइल खुद पैदा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमें बिल्कुल कोई वसाइल की तरफ ना ही हम देखते इसमें हैं। तो आप यकीनी तौर पे खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं, लेकिन जाहिर बात है वसाइल के लिए अगर हुकूमत को चाहिए कि हुकूमत आपकी ज़रूर इसमें मुआवनत करे और ज़रूर आपकी मदद करे, चूँकि आप तो कर ही रहे हैं। तो चलें अब थोड़ा सा ये भी हमें बता दें कि वैसे तो तीसरी ट्रॉफ़ी उठाना भी बहुत एजाज़ की बात है, अपने वसाइल से तैयारी करना और दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में जाके ये करना, लेकिन पहले नंबर की एक अपनी बात होती है ना, और जो एथलीट होता है वो तो हमेशा सोचता है कि यार पहले नंबर की ट्रॉफ़ी उठानी है। तो वकास जब सिल्वर मिला, गोल्ड नहीं मिला, तो उदासी तो हुई होगी? जी, उदासी तो बहुत ज़्यादा हुई थी, क्योंकि मैं अपने मुल्क के लिए खेल रहा था और सबसे ज़्यादा मेरी खुशी ये थी कि मैं अपने मुल्क को गोल्ड ला के देता। तो ये चीज़ मेरा दोस्त बेहतर समझ सकता है, जिसके साथ मैं जाके फ़ोन पे रोया था कि गोल्ड नहीं आ सका। और उन्होंने क्या कहा फिर आपको जब आप? उन्होंने कहा था कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम, पहली दफ़ा तुमने इतना अच्छा परफॉर्म किया, मेडल निकाला, नेक्स्ट टाइम ज़्यादा कोशिश करो, अल्लाह पाक बेहतर करेगा। नवाब फुरकान साहब ने मुझे बड़ी सपोर्ट दी है। तो उधर तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ऐसी कौन सी चीज़ थी जिस पे आपको लगा कि यहाँ पे शायद मुझे ज़्यादा इंप्रूवमेंट चाहिए थी, मैं कर लेता तो मेरे पॉइंट्स बेहतर हो सकते थे या मैं बेहतर पोजीशन ले सकता था, वो शॉर्ट कमिंग कौन सी थी? सबसे ज़्यादा जो कमी हमें नज़र आई है ना, वो ट्रेनिंग की है। हमारे पास उनके जैसे कोचेज़ नहीं है, फैसिलिटी अभी नहीं है। तो नवाब फुरकान नो डाउट हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब तक गवर्नमेंट उनको सपोर्ट नहीं देगी, हर प्लेयर को अपना कोच दिया गया हुआ रशिया में, लेकिन हमारे पास 2 से 3 कोच, तो अगर हर प्लेयर को मिल जाए तो हम लोग उनको भी बीट कर सकते हैं। Exactly. मतलब आपको अगर फैसिलिटेट किया जाए तो नो डाउट आप लोग जहाँ पे ये मेडल्स जीत कर आए हैं, आप लोग गोल्ड मेडल्स भी जीत सकते हैं। एक कदम पे हमारी कामयाबी है गोल्ड के लिए, जो बिल्कुल हम करीब जाके गोल्ड के करीब जाके हम लोग आए हैं। गोल्ड ही है जो आप लेकर आए हैं। कैंप इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसके लिए कैंप लगा रहे हैं।
पाकिस्तान फेडरेशन हमने जो चीज़ें नेक्स्ट हमने इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं, वो हम कैंप लगाएंगे जो इससे पहले नहीं लगता था। अच्छा, शराज भी चूंकि हमारे साथ मौजूद है। शराज, ऑब्वियसली आपके लिए भी गोल्ड मेडल लेना ख्वाब होगा, जिस तरह से अभी वकास भी बता रहे थे, तो आपको भी बुरा लगा होगा जाहिर है। जी, एक मेडल की तो खुशी होती है, लेकिन हर इंसान का एक एम है, हर प्लेयर का एक एम है कि यार मैंने यहाँ तक जाना है। तो ये होता है, अगर कोई वर्ल्ड चैम्पियनशिप में खेलता है तो उसके गोल्ड मेडल लाता है तो उसके मुल्क का तराना बजता है, और जब वो मतलब तराना बजता है तो उसके लिए खुद के मुल्क के लिए फिर वो फीलिंग्स आती हैं, इमोशनल हो जाता है बंदा कि यार इंशाल्लाह हमारा भी एक दिन तराना बजेगा, आप हमारे बेहतरीन ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ख़ास तौर पे ये जितने भी हमारे एथलीट्स जाते हैं, चाहे हम ओलंपिक्स की बात करें, हम पैरा ओलंपिक्स की बात करें, हमने अपने ओन पे देखा है लड़कों ने ऐसा ज़बरदस्त परफॉर्म किया, हमारी ख़वातीन बहुत अच्छा परफॉर्म करी है दुनिया भर के अंदर, सबसे बढ़कर अपने ओन पर, अपने ओन के ऊपर आप लोग जानते हैं। तो ये गोल्ड मेडल ही है आपका, वहाँ पे पाकिस्तान का झंडा लहरा देना ही गोल्ड मेडल है हमारे लिए, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। चले, हमारा ये सेगमेंट खत्म हो रहा है, तो इन दी एंड राजा कदीर साहब, आप जो यंगस्टर्स हैं खास तौर पे, उनको आप कुछ कहिए जी, इतनी अच्छी ये स्पोर्ट्स है और दीगर भी जो फिजिकल दीगर स्पोर्ट्स है, उनको लेकर आप कोई पैगाम दें कि कैसे लड़के बच्चे इस तरफ आएँ, बच्चियाँ इस तरफ आएँ, और हम इसमें मजीद कैसे एक्सेल करें। ये बड़ा ज़रूरी है इस तरफ लगाना हमारी यंग जनरेशन को। मैं अपने तमाम मुल्क के जितने भी नौजवान हैं, मैं उनसे, सबसे बड़ी बीमारी मोबाइल बन चुकी है, इससे बाहर निकलें, अपने ग्राउंड्स को आबाद करें, जिम्स के अंदर जाएँ, आप लोग अपनी हेल्दी एक्टिविटीज़ के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को शामिल करें, और हर तरह की कोई ना कोई गेम ऐसी जो चाहे वो आसान हो मुश्किल, कुछ ना कुछ आप करें। स्पोर्ट्स में आप लोग आएंगे जब, जैसे कि अब मास रेसलिंग हमारे मुल्क में सिर्फ 7 साल पहले शुरू हुई, और आज हमने दुनिया के ऊपर हमने अल्हम्दुलिल्लाह वो उसका तीसरी ट्रॉफी उठा के ले गए। तो आप लोग जब ग्राउंड्स में आएंगे, ग्राउंड्स को आबाद करेंगे, खेलों में आएंगे, तो इंशाल्लाह आप तमाम लोग भी जितने पाकिस्तान के नौजवान हैं, आपको भी अपने मुल्क का जो है वो रोशन करने के लिए आपको मौका मिलेगा, आप भी अपने मुल्क का सर फख्र से कोई शक नहीं है। राजा कदीर हैदर साहब मास रेसलिंग फेडरेशन से, शिराज अली और वकास अफजल, मैं तो आपको चैंपियन ही कहूँगा, बहुत अच्छा खेले आप, बेहतरीन खेले, और जाहिर बात है जब दो लड़ते हैं तो जीतना एक नहीं होता है, दोनों नहीं जीत सकते, तो बेहतरीन खेले आप। अल्लाह करे कि आप आइंदा अपनी मजीद कामयाबियाँ समेटें, और जैसा कि शिराज ने कहा कि एक गोल होता है, तो जो भी गोल है आपका वो आपको हासिल हो। वंस अगेन बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ आए, एंड वी आर रियली हैप्पी। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, जो भी आप लोग के प्लान्स हैं। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। बैक टू एक्सप्रेसो, प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है। इसमें हमने सोचा कि ईद कुर्बान चूँकि आने वाली है, इसमें मवेशी जो मंडियों में गाहक व्यापारी में जो तकरार हम देखने में आती है, आज हम प्रोग्राम में ख़ास तौर पर जिस मौजू पे बात करेंगे कि कुर्बानी का जानवर ख़रीदते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, इसकी नमूद और नुमाइश का अमल कैसा है, और अगर जानवर को घर ले आएँ और वो बीमार हो जाए तो उस सूरत में क्या किया जाए, किन जो जानवर हैं या मवेशी हैं उनकी कुर्बानी के हवाले से हमें कॉन्शियस होने की ज़रूरत है, और सबसे इंपॉर्टेंट लंपी स्किन के हवाले से भी हमने आज जब आपने शुरू किया टॉपिक तो मुझे लगा कुछ सस्ती मंडी बताने वाली हैं आप। नहीं, आज मैं आपको एक सस्ती मंडी बताते हैं जहाँ पे बकरे और बैल सस्ते मिल रहे हैं। यकीन मानिए ये ऐसी मंडी कहीं नहीं है पाकिस्तान में, आपको बता दें। तो इस हवाले से बात करेंगे जी, प्रोफेसर नासिर महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोफेसर साहब, ऑब्वियसली ये वो दिन है जब लोग तैयारी कर रहे होते हैं ईद कुर्बान के हवाले से, बहुत सारे लोगों के जहन में बहुत सारे सवालात होते हैं मवेशियों को लेके। तो हम इसको आगाज करते हैं कि जब आप एक मवेशी या जानवर खरीदने जाएं तो किन बातों का ख्याल रखा जाए बेसिकली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन जानवरों को बहुत इज़्ज़त दी है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वलबुदना जअलनाहा लकुम मिन शआइरिल्लाह। ये जो जानवर हैं अल्लाह ताला ने इन्हें तुम्हारे लिए, कुर्बानी के जानवरों को अपने शायर में से, अपनी निशानियों में से एक निशानी बनाया है, और ये बात अल्लाह का अम्र है, वमन युअज़्ज़िम मिन शआइरिल्लाहि फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। वमन युअज़्ज़िम शआइरिल्लाह, अल्लाह की इन निशानियों की जो ताज़ीम करता है ये दिल का तकवा है। सबसे पहली चीज़ आपने ये ध्यान में रखनी है कि ये जो जानवर हम कुर्बानी के लिए लाते हैं, ये हमारे अंदर कुर्बानी के मौजूद जज्बे की अक्कासी करता है। ये इटसेल्फ जिसको ज़िबा करते हैं, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद दिलाता है। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि जानवर खूबसूरत हो, शरई तकाज़े जो उसकी उम्र के लिहाज से, उसकी सेहत के हवाले से, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हम पर लाजिम है उनका ख्याल रखा जाए। और फिर ये कि इनको जब हम वापस लाएँ तो जो इनकी हेल्थ के मसाइल हैं, सेहत के घरों में लाते हैं हम लोग, ख़ासतौर पर ये बड़े शहरों में बहुत मसाइल हैं,
घरों में रखने की जगह नहीं है, उनको उनके हमारे पास। अच्छा, एक तो वो चीदा चीदा खास क्या है वो बता दें, और उस दिन भी एक पॉइंट रह गया था, आप चले गए तो फिर मेरे माइंड में लंपी स्किन के हवाले से कि लंपी स्किन जिन जानवरों, क्योंकि जानवर का खूबसूरत होना जरूरी है, आपने कहा वैसे इसका गोश्त मेडिकली तो कहा जाता है कि खाया जा सकता है, इसको लंपी स्किन का मसला हो, लेकिन क्या लंपी स्किन वाले जानवर की कुर्बानी की जा सकती है? एक्चुअली मेरा ज़ाती तौर पर इस पर कहना ये है, वैसे तो कोई आलिम इस पर कोई मुफ्ती फतवा दे तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, लेकिन मेरी राय ये है जो मैं अपनी मालूमात की बुनियाद पर आपके सामने रखता हूँ, ऐसा जानवर खरीदे नहीं इंसान, लेकिन अगर खरीद लिया उसको बीमारी हो गई तो कुर्बानी कर सकता है। अच्छा, ऐसा जानवर जब मंडी में खरीदने जाए तो इससे अवॉइड कर ले, क्योंकि उसकी अगर खूबसूरती, कोई भी ऐसा नक्स जानवर में, कोई ऐसी बीमारी जानवर में जो उसकी खूबसूरती को, उसकी ब्यूटी को करती है, नुकसान पहुंचाती है और वो खूबसूरत नहीं लगता, उससे कराहत आती है, उससे बचना चाहिए, हर सूरत बचना चाहिए। ऐसा जानवर खरीदे नहीं। लेकिन अगर कोई इंसान घर खरीद के ले आया, उसको ऐसी बीमारी हो गई है, मसला हो गया, तो देन वो अगर नुकसान दे नहीं उसका गोश्त, जैसे आपने बताया मेडिकली ठीक है, तो उसकी कुर्बानी की जा सकती है। ठीक है, ठीक है। तो दूसरी जानिब वो आप कुछ खास की बात कर रहे थे कि चीदा चीदा कुछ खास बताए गए हैं शरीयत के अंदर। उसमें पहली चीज़ ये है कि जानवर के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसन्ना हो, यानी उसका जो हमारे पास बकरा है इसकी तकरीबन ये दोंदा जिसे आप कहते हैं, दोंदा 2 साल का मुकम्मल हो जाए। जिन लोगों ने अपने घरों में ये जानवर रखे हैं उनको अंदाज़ा है कि जब जानवर 1 साल से, बकरा 1 साल से ऊपर हो जाए तो ये दोंदा हो जाता है, उसके सामने के 2 दांत लोग निशानी देख लेते हैं, समझ लेते हैं। इसी तरह गाय और भैंस ये 2 साल की हो जाए, ऊंट 5 साल का हो जाए, इस उम्र पर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। इनका दोंदा होना, और दोंदा बाज़ औक़ात अपने घर का रखा हुआ जानवर हो तो आप देखते हैं दोंदा नहीं भी, लेकिन उम्र पूरी है तो उसकी कुर्बानी जायज़ है। अव्वल इस चीज़ का ख्याल रखें। दूसरी ये चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जानवर के अंदर किसी किस्म का ऐसा नक्स, वही बात जो पहले मैंने अर्ज कर दी, जानवरों में बहुत सारे मसाइल आ रहे हैं। सपोज कोई कहता है जी कान कटा हुआ है, किसी का सींग टूटा हुआ है, किसी की टांग जख्मी है, किसी की दुम कटी हुई है, तो इस सारे के बारे में वही असूल जो पहले मैंने आपसे अर्ज कर दिया कि अगर कोई ऐसा नुकसान, ऐसा नक्स जो उसकी खूबसूरती पर फ़र्क डाल देता है, बुरा लगता है, भद्दा लगता है, उससे अवॉइड करे। और अगर कोई ऐसा टूट गया, उसका मुख्तलिफ वैसे उलमा ने लिखे हैं कि उसका सींग है तो सींग के नीचे एक नरम हड्डी है, उस नरम हड्डी से ऊपर का ऐसा टूट जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उससे नीचे कट जाए, लेकिन फिर भी वही उसूलकार फरमाया कि वो बुरा लगता हो। ऐसे ही दुम है, उसकी दुम के 3 हिस्से कर लें, अगर 1/3 उसका कट गया तो बुरा लगने लगेगा, उस सूरत में उससे अवॉइड कर ले। उसका कान है, अगर कान के 3 हिस्से करते हैं, एक पूरा हिस्सा उसका कट गया, 1/3 कट जाता है तो बुरा लगने लग जाता है, ऐसी चीज़ से अवॉइड कर ले। बाकी ये है कि उसको जानवर के लिए ये सबसे बुनियादी उसकी उम्र है, उसके बाद बाकी चीज़ें हर खरीदने वाला खुद समझ लेता है कि जानवर कैसा लग रहा है। अच्छा प्रोफेसर, दूसरी जानिब ऑब्वियसली ये वो मौका होता है ईद का त्यौहार, अब चूँकि हम जानते हैं मुल्क में जो इकॉनमी की सिचुएशन है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते, और अभी हम देख भी रहे हैं कि इर्द गिर्द बहुत मुश्किलात हैं। ऐसे लोगों के लिए किस तरह से कुर्बानी में अगर वो हिस्सा डालते हैं, कुछ लोगों का ये भी ख्याल होता है जी किसी से पैसे उधार लेके या कर्ज लेके हम कुर्बानी कर ले, क्या ये तरीका ठीक है? कुर्बानी में अगर किसी इंसान को हो कि इस महीने में तो मेरा खर्च ज़्यादा हो गया लेकिन अगले महीने बचा लूँगा मैं पैसे, अपने रूटीन का घरों में पता होता है, ऐसा बंदा बेशक कर्ज पकड़ के भी कुर्बानी कर ले, जायज़ है। लेकिन जिसको हर महीने तंगी रहती है और वो ये कर्ज नहीं उतार पाएगा, मुश्किल में पड़ जाएगा, तो ऐसा शख्स उधार ना ले। हाँ, जो बाहर हिस्से लेते हैं, मुख्तलिफ तंजीमें हैं, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हैं, इन्होंने रेट्स डिफरेंट रखे हुए हैं। बकरा ज़रा बहुत महंगा है, उसके बाद नीचे हिस्सों में मैंने अभी रास्ते में आते देखा किसी ने 15,500 भी लिखा हुआ है, 20,000 तक, 22,000 तक जाते हैं। तो अगर कोई इंसान अपने मामूल के अखराजात जो करता है, कुछ बचत करके भी 15,500 रुपये बचा सकता है, तो ऐसी किसी जगह में हिस्सा डाल ले। अगर वो पूरा जानवर अलग से नहीं ले पाता, बकरा नहीं ले पाता, तो हिस्सा डाल ले। लेकिन कर्ज लेने की वही सूरत मैंने आपके सामने अर्ज कर दी, ऐसा कर्ज ना ले जो उसके घर को तंग कर दे, और कर्ज खा फिर उससे मुतालबा करे, फिर उसे तंग करे, तो ऐसे कर्ज से बचना चाहिए। हाँ, जिस बंदे को मालूम होगा कि इंशाल्लाह मेरे महीने में इतने बच जाते हैं, मौजूदा हालात में कोई ईद थी, कोई खर्चे ज़्यादा हो गए, कोई बीमारी थी, कोई वजह थी, लेकिन अगले महीने बचा लूंगा, तो ऐसा शख्स बेशक उधार ले ले। चूँकि आप आए हुए हैं और कुर्बानी की हम बात करें और ये दिन भी बड़े मुतबरिक चल रहे हैं, तो थोड़ा सा कुर्बानी के फ़ज़ाइल पे भी आप अगर कुछ रोशनी डाल दें कि कितना बड़ा अमल है ये। जी हाँ, कुर्बानी हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमर किया इसके बारे में, और इसको जो जिस शख्सियत के साथ जोड़ा वो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। इरशाद फरमाया दहू फ़इन्न हाज़िही सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे बाप हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अब जब कोई भी कुर्बानी करने वाला जब कुर्बानी करता है तो उसके जहन में ये बात रहनी चाहिए, अव्वलन ये कुर्बानी के जानवर क़यामत के दिन
पूरा जानवर इंसान को अपने ऊपर सवारी करवा के जन्नत की तरफ ले जाएगा। हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। फिर ये कि इनका खून ज़मीन पर नहीं गिरता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस इंसान की कुर्बानी कबूल करके उसके सारे गुनाह माफ़ फरमा देता है। तीसरी चीज़ ये कि इन अय्यामुन नहर में खून बहाने से बढ़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कोई दूसरा अमल पसंद ही नहीं है। और हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको इतना पसंद फरमाया कि हज्जतुल विदा में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 100 ऊँट कुर्बान किए। 100 ऊँट, और 100 ऊँटों में 63 ऊँट आका अलैहिस्सलाम ने खुद अपने मुबारक हाथों से ज़िबा किए। आज हम देखें ना, हम सुन्नत की बात करते हैं, कोई काम आका अलैहिस्सलाम ने ज़िंदगी में एक बार भी किया हो तो बहुत बड़ी बात है। ची जाए कि आका अलैहिस्सलाम का इतना ज़्यादा शौक कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम 63 ऊँट ज़िबा कर लिए। अब जो बाकी रह गए गालिबन ये बनते हैं कोई 37, ये सैयदना मौला अली और मुर्तज़ा को कहा कि आप इनको ज़िबा कर दें, तो 100 ऊँट ज़िबा किए। फिर आका अलैहिस्सलाम ने हर साल अपनी उम्मत की तरफ से कुर्बानी की। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली को हुक्म दिया कि मेरी तरफ से भी कुर्बानी किया करना। तो इंसान को जिसको अल्लाह ताला ने वसअत दिया वो कुर्बानी का शौक रखे कि उसकी बख्शिश का और उसके लिए आहरत के दर्जात के ज़रिए। बेहतरीन, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर, बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर नासिर महमूद हमारे साथ मौजूद थे। कुर्बानी करने वाले हम सब लोग, इस अल्लाह ताला सबको तौफीक भी दे। ऐसे में जो जो सवालात हमारे जहन में थे हमने प्रोफेसर साहब से पूछे, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जो भी माशी तौर पे भी हम उसको देख रहे थे। अभी प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी अब कल। फीडबैक हमें लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।